वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉमेंसलिज्म। ठीक है, कॉमेंसलिज्म जो है ये ऐसा टाइप ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ या फिर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एक जो पार्टनर है या एक जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, उसे फ़ायदा पहुंचता है, वहीं दूसरा जो है ना ही उसे कुछ फ़ायदा होता है उसका और ना ही उससे उसका कुछ नुकसान होता है। इस तरह का जो इंटरैक्शन है, इस तरह का जो रिलेशनशिप है, इसे कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे वही कहा है, दिस इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। मतलब एक स्पीशीज़ को फ़ायदा पहुँचता है और दूसरा जो स्पीशीज़ है उसे ना ही कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान, मतलब उसे उससे कोई भी मतलब उसके ऊपर अफेक्ट होता नहीं है। देन एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एग्जाम्पल्स दिए हुए, यहाँ पे बहुत सारे 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो हमको डिस्कस करना है। बाकी कॉमेंसलिज्म में सिर्फ इतना ही है। नाउ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन an orchid growing as an epiphyte on a branch of mango tree will get benefit while the mango tree derives no benefit। अब ये ऑर्किड क्या है? ऑर्किड जो है ये एक तरह का एपिफिटिक प्लांट है जो ज़मीन में ग्रो नहीं होता, वो दूसरे प्लांट के ब्रांच के ऊपर ग्रो होता है। ठीक है, ऑर्किड जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये जनरली जो है वो ठंडे रीजन में, जहाँ पे ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, तो ऐसी जगह पे ये ग्रो होते हैं। ठीक है, ऐसे वातावरण में ये ग्रो होते हैं और ये एपिफिटिक प्लांट है। एपिफिटिक प्लांट मतलब द प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट। ठीक है, तो ये अगर एक ऑर्किड प्लांट जो है वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो होते हैं तो उसे, ऑर्किड को क्या हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसे ग्रो होने के लिए प्रॉपर जो है वो वातावरण मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम मैंगो ट्री के बारे में बात करें तो मैंगो ट्री को ना ही उस ऑर्किड प्लांट के ग्रो होने की वजह से कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉमेंसलिज्म है जिसमें एक स्पीशीज़ जो है उसे फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे स्पीशीज़ जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल जो है, द कैटल अर्गेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल इज इन एसोसिएशन इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। अब देखो, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपके बुक में जो है वो एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक गाय या भैंस है जो चारा खा रही है। ठीक है, घास खा रही है और उसके आजू बाजू में जो है वो बर्ड्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम बगुले कहते हैं। तो ये जो भी हैं इन्हें कैटल इग्रेट्स कहा जाता है। ये जो है ये क्या करते हैं, ये हमेशा जो है वो कैटल के साथ में रहते हैं, इसलिए ये इनका एक जो है वो निकनेम इन्हें दिया हुआ है कि ये हमेशा जहाँ जहाँ पे कैटल होती है वहाँ वहाँ पे जो है ये होते हैं। तो एक्चुअली ये क्यों कैटल्स का पीछा करते होते हैं और या कैटल्स के जो है वो साथ में क्यों चलते हैं? क्योंकि जब भी कैटल्स हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब जो भी हरी घास है, घास में जब वो चरने जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, घास चर रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं, तो वो घास में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उसके एक्टिविटी की वजह से वो कीड़े उड़ने लगते हैं। ठीक है, और ये कीड़े जो हैं दे आर द फूड ऑफ दोज बर्ड्स। उन बर्ड्स के वो क्या हैं, फूड हैं। तो जैसे जैसे वो उड़ते हैं वैसे वैसे वो उन कीड़ों को खाने लगते हैं। तो इस तरह से जो है फ़ायदा क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, बर्ड का फ़ायदा हो रहा है कि उसे खाने के लिए फूड मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑफ द कैटल। लेकिन वहीं कैटल को उन बर्ड्स का पीछा करने से या उन बर्ड्स का साथ साथ चलने से उस पर कोई असर नहीं होता, उन्हें उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे द बर्ड्स आर बेनिफिटेड विच इज़ वन स्पीशीज एंड द कैटल्स आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, इसीलिए वो अनदर स्पीशीज। तो इस तरह से दे आर शेयरिंग द इंटरैक्शन ऑफ कॉमेंसलिज्म। ठीक है, यहाँ पे वही सब बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फिश का। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म इज द इंटरैक्शन बिटवीन सी एनिमोन दैट हैज स्ट्रिंगिंग टेंटेकल्स एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स अमंग देम। सी एनिमोन्स जो हैं ये सी के बॉटम में जो है वो एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे एक सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं और उनके जो है वो लहराते हुए टेंटेकल्स होते हैं। टेंटेकल्स मतलब वो ऐसे लहराते हुए आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी के बहाव के साथ में आने वाले खाने को जमा करने के लिए और माउथ में डालने के लिए वो होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी सी एनिमॉन्स हैं इनके इन टेंटेकल्स में जो है वो क्लाउन फिश, अगेन इसका पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्लाउन फिश इसलिए क्योंकि वो फिश जो है उसका कलरिंग इस तरह से होता है जैसे क्लाउन जो होता है, जो जोकर होता है, ठीक है, सर्कस का जो जोकर होता है वो अपने माउथ को या अपने बॉडी को कलर्ड किया हुआ होता है इन अ फनी वे। तो उसी तरह से ये जो भी फिशेस है इनका जो बॉडी कलर है वो भी कलर्ड मतलब कलरफुल होता है, जस्ट लाइक अ क्लाउन, इसलिए उन्हें क्लाउन फिश कहा जाता है। तो ये क्लाउन फिश जो है इन टेंटेकल्स में छुप जाते हैं या टेंटेकल्स में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रीडेटर है मतलब जो भी शिकारी है जो इन फिशेस को खाने के लिए आता है वो इन टेंटेकल्स में जो है वो उलझ कर रह जाता है या इन टेंटेकल्स की वजह से उस फिश को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। यहाँ पे वही कहा है कि जो भी प्रीडेटर है स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रिंगिंग टेंटेकल्स, द एनिमॉन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट। मतलब जो भी प्रेडेटर है, जो भी शिकारी है जो इस क्लाउन फिश को खाने के लिए आएगा वो इन टेंटेकल्स के मूवमेंट की वजह से उससे जो है वो दूर रहेगा और वहीं जो है वो क्लाउन फिशेस जो हैं वो बच जाएंगे। मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए, हाइड करने के लिए जो है वो एनिमॉन के टेंटेकल्स में छुपते हैं और बदले में जो है वो एनिमॉन को ना ही इन फिशेस के रहने की वजह से कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। तो यहाँ पे फिशेस जो है इस रिलेशनशिप में फिशेस जो है दे आर इन बेनिफिट वाइल द सी एनिमॉन डज नॉट अफेक्टेड, मतलब डज नॉट हैव एनी बेनिफिट और द हार्म। ठीक है, तो इस तरह से ये एक और एग्जाम्पल है। इस तरह से कॉमेंसलिज्म यहाँ पे ख़त्म होता है। विथ कॉमेंसलिज्म द चैप्टर इज़ ओवर। आपके बुक में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे पहला है वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे जो है इट इज़ कंसिडर्ड ऑन 5 जून। 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है दैट इज़ डिक्लेयर्ड ऑन 11 जुलाई। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे इज़ कंसिडर्ड ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, एंड लास्टली वर्ल्ड ओजोन डे इज़ डिक्लेयर्ड ऑन 16 सितंबर। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्यों, मतलब ऐसे डेट्स क्यों आइडेंटिफाई किए, कंसिडर किए, ताकि लोगों को जो है एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ओजोन, अर्थ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है उसका महत्व जो है वो लोगों को समझ में आ सके। इसीलिए ये डे जो है ये यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं, कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ में ही इसी वीडियो में हम जो है वो इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। हमने इस चैप्टर में जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट अराउंड। ऑर्गेनिज्म वो किस वातावरण में रहते हैं, कैसा बायोमास जो है वो कवर करते हैं, कहाँ कहाँ का बायोमास कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस वातावरण में रहते हैं और उस वातावरण में रहते हुए उनका क्या बिहेवियर है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है रिलेटेड टू दैट एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हमने देखी। इसके बाद में हमने हैबिटेट एंड नीच देखा। हैबिटेट एंड नीच का हमने डेफिनेशन देखा, उसका डिटेल देखा और ये कोशिश की कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेट एंड द नीच। हैबिटेट मतलब होता है कि वो रहने वाली जगह जहाँ पे एक इंडिविजुअल रहता है, लेकिन नीच मतलब क्या कि रहने के साथ साथ वो उस जगह पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या रोल है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी वातावरण है वहाँ पे अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट का जो फंक्शन है दे आर एक्टिंग लाइक अ प्रोड्यूसर्स। उनका मेन काम है फूड प्रोड्यूस करना, वो खुद के लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं और लिविंग वर्ल्ड के लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है वहाँ रहते हुए उसका वहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज नीच। ठीक है, इसके बाद में मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, हमने बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स देखे
जिसके थ्रू हमने ये देखा कि कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर किस तरह का असर करते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर में जो है वो रहना पसंद करते हैं। तो इसमें हमने जो है वो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया, वाटर के बारे में डिस्कस किया, लाइट और सॉइल के बारे में डिस्कस किया। ये सभी ऐसे अबायोटिक फैक्टर हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनमें इन फैक्टर्स में कुछ भी कम या ज़्यादा होता है तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, वो डायरेक्टली जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट में ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए क्या क्या चेंजेस करते हैं अपने अंदर और क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अडेप्टेशन में देखी। अडेप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच लेड टू इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन को लीड करता है। क्योंकि अगर जो भी बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में, क्लाइमेट के साथ में अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़रूरी बदलाव अपने अंदर नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, दे विल लैग बिहाइंड, और उसकी वजह से उनका खात्मा भी हो सकता है, दे कैन बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म को अगर ज़्यादा लंबे समय तक इस अर्थ पे अपना किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश रखना है, अपना साम्राज्य जो है वो बनाए रखना है, उसके लिए उन्हें अपने अंदर ज़रूरी बदलाव करने पड़ेंगे, विच इज़ जस्ट रिलेटिंग विद द डार्विन्स थ्योरी, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। तो जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, और उसके लिए फिट रहने के लिए उन्हें अपने अंदर ज़रूरी बदलाव करना ज़रूरी है। ठीक है, देन इसके बाद में पॉपुलेशन देखा हमने। पॉपुलेशन में हमने देखा कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने इमिग्रेशन और एमिग्रेशन देखा। इमिग्रेशन मतलब जो है नए ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, और एमिग्रेशन मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन को छोड़कर जा रहे हैं, ये देखा। उसके बाद में हमने जो है वो नेटेलिटी देखा, मॉर्टेलिटी देखा। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, जिसमें हमने एब्सोल्यूट नेटेलिटी और रियलाइज्ड नेटेलिटी देखा। जिस एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब ये होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन में बर्थ रेट जो है उसे कहा जो भी बर्थ रेट नोट किया जाएगा, that will be called as absolute natality, yes। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि रियलाइज्ड नेटेलिटी, जिसमें अंडर प्रेशर जो बर्थ रेट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रियलाइज्ड नेटेलिटी। ठीक है, इसमें हमेशा जो है वो एब्सोल्यूट नेटेलिटी का रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द रियलाइज्ड नेटेलिटी, क्योंकि अंडर प्रेशर या अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ा सा कम रहेगा। वहीं मॉर्टेलिटी भी हमने देखा। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में कितने लोग जो हैं वो मर रहे हैं, उसे कैलकुलेट जब किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी में भी दो टाइप हैं, एक है एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी और दूसरा है रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी मतलब नेचुरली, बिना मतलब फेवरेबल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में जो है वो अगर डेथ हो रही है तो उसे एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी कहेंगे। और जो भी अंडर प्रेशर अगर डेथ हो रही है तो उसे फिर क्या कहा जाएगा, रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। इसमें उल्टा है, रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी, क्योंकि नेचुरल डेथ जो है वो आपका एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ होता है, एक एज होता है, तभी आपकी नेचुरल डेथ होगी। लेकिन अंडर प्रेशर में किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ या कुछ भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन में आपकी डेथ होगी तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में है एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड में ये देखा गया कि ऑर्गेनिजम्स जो है या इंडिविजुअल को जो है वो एक 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला जो है दैट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो 0 से लेके तो 14 ईयर्स तक के जो है वो उसे एज ग्रुप के लोगों को उसमें डाला गया है। उसके बाद में है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो 14 से लेके तो 45 एज ग्रुप तक रखा गया है। और उसके बाद में है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो 45 अबव और 85 अबव, मतलब 46 से लेके तो 85 अबव तक के इसमें डाला गया है। और
कौन से ऑर्गेनिज्म की जो नंबर्स हैं, सॉरी कौन से ऑर्गेनिज्म की नहीं, कौन से एज ग्रुप के लोगों के नंबर्स जो हैं वो इस पॉपुलेशन में ज़्यादा है, उस हिसाब से जो है वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन का डिसाइड किया गया है। उसके बाद में है वही ग्रोथ पॉपुलेशन, उसी में आ गया। उसके बाद में है ग्रोथ मॉडल, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखा था हमने, और लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में फेवरेबल कंडीशन में जो है वो पहले पॉपुलेशन कम रहेगी, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सब कुछ बराबर रहेगा, फूड विल बी क्या कहेंगे हम उसको, फूड विल बी अवेलेबल इन अबंडेंस। जो भी फूड मटेरियल है वो मतलब ज़्यादा अवेलेबल है, अगर नेचर में रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ेगा, उसकी रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ेगा, मतलब उसके पॉपुलेशन में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, इट विल कंटिन्यूअसली ग्रो, ठीक है, उसे कहा जाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है और रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तो उसकी वजह से फिर जो एक लैग फेस आएगा जिसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि पहले शुरुआत में जो है वो पॉपुलेशन कम थी, फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जो भी फूड है वो क्या होने लगा, लिमिटेड होने लगा, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी किसके ऊपर, जो भी ग्रोथ रेट है उसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसकी वजह से वो एक सिग्मा शेप वो ग्राफ फॉर्म करता है, इसीलिए इसे सिग्मॉइड कर्व भी कहा गया है, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैडम आपने लॉजिस्टिक जो ग्रोथ पैटर्न है इसे बराबर से नहीं या डीप में एक्सप्लेन नहीं किया। इसमें डीप में एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी ग्राफ है आपका, ग्राफ ही आपको बता रहा है कि पहले पॉपुलेशन कम थी, फिर जब फूड रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं तो यहाँ से हमेशा जो है वो ग्रोथ बढ़ते गई, पॉपुलेशन बढ़ते गई, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने लगे, कम होने लगे, क्योंकि उन रिसोर्सेज को खाने वाले, कंज्यूम करने वाले, यूज़ करने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा क्या होगा, फिर एक थोड़ा इसमें गिरावट आएगी और उसके बाद में ये एक कांस्टेंट मतलब स्टेबल हो जाएगा, ना ही पॉपुलेशन बढ़ेगी ना ही पॉपुलेशन कम होगी, जिसकी वजह से ये कौन सा जो है वो एक ये ले रहा है, शेप ले रहा है, सिग्मा शेप ले रहा है। ये जो है इसे लैग फेज कहा है। इसके बाद में ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फेज है या ग्रोथ है, और इसके बाद में जो है ये है लॉग फेज है क्योंकि बढ़ रहा है, ये है लॉग फेज। लॉग फेज मतलब एक स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है, और ये जो है दिस इज स्टेबल फेज। तो इस तरह का जो कर्व है यहाँ पे वही है। अब देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो है वो वर्हलिस्ट पोल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पहले ग्रोथ आपकी कम थी, फिर एकदम से ग्रोथ बढ़ने लगी और एक पॉइंट पे आने के बाद में वो क्या हो गई, स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई, इसे कहा जाता है क्या, वर्हलिस्ट पोल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, यही वहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ बताई गई है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर कम होने लगा नंबर में तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, बस यही चीज़ इसमें बताई है, इससे ज़्यादा और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ठीक है। देन लास्ट जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में ये बताया कि दो अलग अलग स्पीशीज़ आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या क्या पैटर्न है इनके इंटरैक्शन के, जिसके टाइप्स हमने डिस्कस किए। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज आपस में जो है वो साथ में इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें दोनों को ही फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता। कंपटीशन जो है, कंपटीशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो है वो दोनों ही जो स्पीशीज़ हैं इन्हें नुकसान होगा, क्योंकि दोनों के जो रिसोर्सेज हैं वो कॉमन है, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से उसके लिए लड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक
स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा और दूसरे स्पीशीज़ को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म जो है इसमें टाइप्स हमने देखे, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट एंड ब्रूड पैरासिटिज्म। ये सभी जो पैरासिटिज्म के टाइप हैं इसमें हमेशा पैरासाइट को फ़ायदा और होस्ट को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसका मतलब यह है एक स्पीशीज़ फायदे में और एक स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है। और लास्ट में प्रिडेशन देखा हमने। फिर प्रिडेशन में क्या हो रहा है, शिकार और शिकारी के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पर शिकार और इसमें ये बताया कि शिकार और शिकारी मतलब प्रिडेटर और प्रे के बीच का जो इंटरैक्शन है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इट शुड बी अंडर बैलेंस। अगर किसी एक की भी तादाद कम या ज़्यादा हो जाती है, अगर शिकार जो है इसकी तादाद ज़रूरत से कम हो जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करने वाला जो प्रेडेटर है, शिकारी है, उसके नंबर्स भी कम होंगे। ठीक है, अगर जो भी प्रे है, शिकार है, उसके नंबर बढ़ते हैं तो प्रेडेटर के नंबर भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसे उस शिकार के जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल में रखना है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल के साथ में हमने ये डिस्कस किया है। एंड लास्ट में अभी जो है वो हमने देखा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज़ जो है उसे फ़ायदा होता है तो दूसरे स्पीशीज़ को ना ही कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है, और उसके कई सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। सो इन दिस वे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।